मुश्किल वक्त हमेशा के लिए मुश्किल नहीं रहता। काकू ने जो कैंप लगा ना, उसे लड़कों ने बहुत इंजॉय किया। हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट की थी। Let's play pop the bubbles. हमारी जो मीटिंग होती है या हमसे जो डिस्कस होती है वो डीसी लाहौर करती है। They can live a normal life, बिल्कुल एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और जैसा कि आप जानते हैं, हम अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो कहा यह जाता है कि मुश्किल वक्त हमेशा के लिए मुश्किल नहीं रहता। जैसा कि उस वक्त मिल्क की जो मईशत है वो मुश्किल में है, वक्त कठिन है, लेकिन जिस तरह अब हम इन मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिम्मत के साथ इस मुश्किल वक्त में कौम डटी रही है, वो काबिल तारीफ़ है। और ये पूरी कौम की हिम्मत और हौसले का ही समर है कि अब मईशत एक बार फिर से हमें ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही है। रवां हफ्ते मुआशी मैदान से आखिरकार अच्छी खबरें आने लगी हैं। ये अच्छी खबरें क्या हैं, इस हवाले से तफसीली तौर पर हम प्रोग्राम में आज बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए अहम तरीन हफ्ता, IMF के बाद सऊदी वफ्द को भी राम। PIA की निजकारी समेत दर्जनों मंसूबों पर सैर हासिल गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक सऊदी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम का पहला पड़ाव पार कर गई, लेकिन अभी लंबा सफ़र बाकी है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, 32 से ज़ायद अमवात। आइंदा 3 रोज़ मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में भी हिफाजती इंतजामात। कराची में आज रात से मेगा बरसेगी। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए बड़ा तोहफा, पाकिस्तानी स्टार्टअप के रोबोट टिमटिम की हर तरफ धूम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला रोबोट कैसे स्पेशल बच्चों की मदद कर रहा है, ये आज हम जानेंगे प्रोग्राम में। और ऑस्ट्रेलियाई जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धाक बिठा दी। 5 टाइटल्स पाकिस्तान के नाम। अंडर 13 की कैटेगरी में गोल्ड आने वाले हुज़ैफा शाहिद आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। क्या बात है जनाब, पाकिस्तानी बच्चों की हर मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो नन्हे हुज़ैफा से आज आपकी लाजमी मुलाकात हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले वापस आ जाते हैं उसी अच्छी खबर पर। रवां हफ्ते मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में यह हफ्ता कलीदी रहा है। इस हफ्ते हमें मईशत से मुतालिक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। IMF से 3 साल में $8 अरब का जो प्रोग्राम है वो हौसला अफजा, वहाँ से जवाब आया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 70,000 पॉइंट से ऊपर चला गया, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमाकारी में दिलचस्पी है, जिसका इजहार सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान खुल कर देखने में आया, जहां सऊदी वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान की आला क़यादत से मिले। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, तवानाई, IT शोबों में अरबों डॉलर्स की सरमाकारी से मुतालिक मनसूबों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। और SIFC की छतरी तले मुतल्लिका वजारतों ने सऊदी वफ्द को प्रेजेंटेशन दी। सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी का प्रपोजल भी रखा गया है। तो हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम की जाने पहला पड़ाव तो पार कर गई है जनाब, लेकिन अभी इसके समरात अवाम तक पहुँचना बाकी है, जिनमें सबसे पहले महंगाई की कमी जो कि होनी चाहिए, शरह सूद नीचे लानी है, सनती और कारोबारी तरक्की को यकीनी बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतों के मौक़े पैदा किए जा सकें। जॉब्स पैदा होंगी तो आवाम को समरात मिलने शुरू होंगे, लेकिन ये सब मुमकिन होगा कैसे, कब तक होगा, इस पर हमने बात करनी है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, एहसन मेहनती साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि जिस तरह ये सऊदी वफ्द आया है और जो ये सरमायाकारी हो रही है, आपकी नज़र में कितना खुश आइंदा है? देखिए, आई थिंक कि पॉजिटिव इसको एंगल से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इसके आने के बाद या इससे आने से पहले जो है कुछ कमिटमेंट्स भी किए गए हैं। ये $5 बिलियन जो है वो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट स्टेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है सरमायाकारी करेगी। और आई थिंक ये एक मेजर रीज़न है कि रुपी जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग भी है। 2-3 दिन से जो है हम देख रहे हैं कि रुपी के अंदर स्ट्रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट डॉलर, और इसके बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। कैपिटल मार्केट्स आउट परफॉर्म किए।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख किए थ्रू कैपिटल मार्केट्स। तो आई थिंक ये अच्छी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट बट सर्टनली इससे IMF भी खुश होता है और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान मार्केट्स में आती है। अच्छा एहसन साहब, जैसा कि आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ना अगर हमसाया मुल्क की बात की जाए तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और जैसे ही सऊदी वफ्द आया और वहाँ से व्लॉग्स की भरमार हुई, ऐसे ऐसे कैप्शन थे कि पाकिस्तान का जैकपॉट लग गया है। पाकिस्तानी अवाम के लिए वाकई जैकपॉट लगा है। इसके सम्राट आपको क्या नज़र आ रहे हैं? और दूसरा इसका जो रुख है वो भी आपसे जानना चाहूँगी। एक तरफ से ये बातें भी हो रही हैं कि एक मुल्क ऐसा जिसका GDP ग्रोथ अगर देखा जाए तो 1 पॉइंट समथिंग है 2011 के बाद से, इससे ज़्यादा तो GDP ईरान का है, तो वो क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहेगा या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये भी एक सवाल है। तो आपने किस तरह देखा इन दोनों लिहाज से चीज़ों को? देखिए, आई थिंक इस वक्त जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। $100 पर जो है वो ऑयल की प्रेडिक्शन है सिटी ग्रुप की तरफ से, और आई थिंक ये जो सारा मामला है इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें जो ईरान इजराइल जो वॉर है इसकी रिटेलिएशन की अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो है मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज़ ज़्यादातर चाहती हैं कि उनकी जो एग्रीकल्चर या फूड सेफ्टी जो है उसकी तरफ भी फोकस हो। इसके अलावा उनकी रिफाइनरीज भी जो लगने की बातें हैं जो SAFC इनिशिएटिव्स में आती है, तो वो भी जो है वो सेफ्टी अपनी चाहते हैं, अपनी फूड सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी रिफाइनरीज की प्रोटेक्शन चाहते हैं। उस सूरत के अंदर वो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को SIFC की मद में जो है $25 बिलियन तक का कमिटमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया कि इन मद के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो आई थिंक कि वो अपनी सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, जो उनकी तरजीहात हैं, और ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ कर ग्लोबल वॉर्स की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान मार्केट को भी ढूंढ रहे हैं और दीगर मार्केट्स को भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने इसमें से हम रेस किया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में भी इंटरेस्ट देखा जा रहा है, इसके अलावा माइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये लोग शो कर रहे हैं, फिर इनको जो प्रपोजल्स दिए गए हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बातें हो रही हैं, अब किस तरह आप देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत मुस्बत बात है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसने रैली किया है जब IMF को जो है कमिटमेंट्स दिए गए, और पाकिस्तान को जो है फॉर एग्जांपल उसकी जो फाइनल ट्रांच है वो अप्रूव होने लगी है अब इस वक्त। और इससे पहले जो हमें ट्रांच मिली IMF की तरफ से, उसकी जो डेवलपिंग जो सिचुएशन थी उसके अंदर जो कमिटमेंट्स थे वो इन कतर की और फिर UAE की और फिर सऊदी की कमिटमेंट्स थी IMF को कि ये पाकिस्तान का जो $25 बिलियन का डेट है ये इसको सपोर्ट करेंगे इसकी सेटलमेंट के अंदर। तो आई थिंक कि जो सपोर्ट हमें मिला है मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी से, वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम भी हमारे अप्रूव हुए। आगे हमारे IMF प्रोग्राम के अंदर $1.1 बिलियन की जो है वो ट्रांच है जो कि नेक्स्ट मंथ हमें मिलेगी, और आई थिंक कि वो मेजर रीज़न होगा जिसमें हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख मजीद करेगी। उसकी वजह ये कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं IMF की हेल्प से, और इसके अलावा हमारी जो तरजीहात हैं उसके अंदर हम सेटल कर रहे हैं हमारे जितना भी सर्कुलर डेट क्राइसिस है उसको इसी सिचुएशन को लेते हुए। आप ये बता रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रैक पर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी जो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए वो ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, महंगाई में मज़ीद इजाफा हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो IMF के नए प्रोग्राम में है तो उनकी शराइत मानना हमारी मजबूरी है। तो अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आएँ, कोई सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर करे, लेकिन जब तक एक आम आदमी के लिए कुछ रिलीफ का सामान नहीं होगा तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें कब नज़र आएगा? क्योंकि बेसिकली तो यही कहा जा रहा है कि इनिशियली जॉब्स क्रिएट होंगी इस सरमायाकारी से, कब तक देख रहे हैं आप? देखिए, आई थिंक काफ़ी वर्स हो सकती थी सिचुएशन, लेकिन वो ये जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, जिस तरह से IMF ने सपोर्ट किया, रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज किया, इन्फ्लेशन जो इस वक्त 25 या 26% पर प्रोजेक्ट की जा रही है, नेक्स्ट ईयर वो 12.5% पे 12.7% पे IMF की तरफ से प्रोजेक्ट की जा रही है। तो आई थिंक कि इन्फ्लेशन अगले साल कम होगी, जो जाहिर है जिसका बेनिफिट आम आवाम को होगा। आम आवाम को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था अगर IMF या FDIs जो है पाकिस्तान मार्केट में नहीं आती है, पाकिस्तान की बॉन्ड रैली नहीं करती या SIFC के कमिटमेंट्स नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन आम आवाम को जो फ़ायदा मिला वो इस बात का मिला कि ये ज़्यादा इन्फ्लेशन से, बहुत ज़्यादा यानी कि 60% इन्फ्लेशन से हमारी बात जो है 30% पर बैठी, और इस इन्फ्लेशन जो है जो 20% पर आ चुकी है 20.7% पर, वो मजीद आने वाले वक्तों में 12.7% तक। वेरी सॉरी एहसन साहब, मुझे तो लगता है सिर्फ बुक्स में ये है,
अब वैसे एज सच जीएसटी हम वही पे कर रहे हैं, बिल्स हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल है तो वो महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। लेकिन ये इन्फ्लेशन रेट की जो आप बात कर रहे हैं शायद बुक्स में शायद में भी कम हो गया हो। देखिए इट वुड हैव बीन वर्स्ट, और आई थिंक ये जो सिचुएशन है, चूंकि ये केयरटेकर गवर्नमेंट जब आई उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके अंदर स्पेशली आईएमएफ का प्रोग्राम का अप्रूवल और फिर उसके बाद उसकी जो ट्रांच यानी कि उसका जो रिव्यू है, फर्स्ट रिव्यू, इसका कंक्लूजन, और फिर उसके बाद बहुत सारे एसआईएफसी की मद के अंदर इनिशिएटिव लिए गए जिसके अंदर तकरीबन $75 बिलियन ये कतर, यूएई और सऊदी गवर्नमेंट से जो है कमिटमेंट्स लिए गए, जिसपे आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आगे चला। तो आई थिंक ये जो टाइम पीरियड हमें मेरा केयरटेकर गवर्नमेंट का, ये एक मेजर रीजन था कि हमारे जो इकोनॉमिक नंबर्स जब इम्प्रूव हुए, हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो उसके अंदर तेजी आई, और आई थिंक ये रीजन रहा कि आगे इन्फ्लेशन कम होगी और आम आवाम को इसका फायदा आने वाले वक्तों के अंदर नजर आए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि आगे आने वाले वक्त में आम आवाम को इसका फायदा हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मजीद बेहतर हो। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुआशी इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं और अच्छी बात है कि एहसन साहब का ताल्लुक बिजनेसमैन कम्युनिटी से है और वो अगर ये बात कर रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हैं तो फिर होप्स हो कि मज़ीद आगे बेहतरी आएगी और इसी तरीके से हम सही ट्रैक पर रहेंगे। अब जनाब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज़ की तैयारियों की गर्ज से पाकिस्तान टीम ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की है, ड्रिल्स हो रही हैं, फिजिकल एक्सरसाइज की जा रही है, इसके साथ साथ नेट सेशन किया है जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर हिस्सा लिया है। साजिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि भाई तैयारी वो कैसी देख रहे हैं और कैसे टीम परफॉर्म करने वाली है इन 5 T20 मैचेस में। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम शहरी से, आपको तमाम दुनिया में आपको भी बहुत मुबारक हो, तमाम जितने बोल, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम किए रमजान में और ईद पे जो शो आपका दुनिया में शोहरत हासिल की, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़े होश की निशानी होती है। बहुत शुक्रिया। लेकिन ईद पे जो मैंने थोड़ी सी बदपरहेजी की है ना, वो भी आपको नजर आ रही है कि आराम भी खूब किया है। नहीं बिल्कुल, ये मौसम वेदर चेंज हो रहा है और जो दयानतदारी ईमानदारी से जो आपने काम किया है इसका सिला आपको जरूर मिलना चाहिए। और जिस अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त जी हुकुम। अच्छा मुझे ये बताइएगा साजिद साहब कि अभी ये जो आपने देखा कि काकुल में भी प्रैक्टिस हुई, फिर अभी माशाल्लाह से स्टेडियम में भी हम देख रहे हैं कि ड्रिल्स भी चल रही हैं और कहा जा रहा है कि जी बाबर आजम और साइम अयूब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस अवाम की हाई हैं। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जी टीम इनकी बहुत हल्की आ रही है, ख़ास खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है, तो पाकिस्तान को फिर भरपूर मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया शहरी। जैसे काकुल की आपने बात की, बड़े अरसे बाद 2016 के बाद एक कैंप लगा जो यकीनी तौर पर लगना भी चाहिए था। पहले पाकिस्तान के प्लेयर बहुत पावर में थे और यकीनी तौर पर प्लेयरों ने अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट की। फिटनेस टेस्ट 2 साल नहीं हुआ और अपनी मर्जी से प्लेयर बगैर अनफिट खिलाड़ी खेलते रहे। मगर जब से मोहसिन नकवी साहब आए, उनकी टीम आई, मैनेजमेंट आई और काकुल ने जो कैंप लगा ना, उसे लड़कों ने बहुत इंजॉय किया। उससे बढ़कर ये हुआ, हमारे आर्मी चीफ साहब से लड़कों की मुलाकात हुई, उन्होंने जो मोटिवेट किया है खिलाड़ियों को। एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ स्पोर्ट लवर है, हाफिज कुरान है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। पाक फौज का बड़ा इंटरेस्ट रहता है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से। जो भी हमारे मुल्क में क्रिकेट बहाल हुई, उसमें पाक फौज का बड़ा इंटरेस्ट था। और जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने बाबर को मोटिवेट किया, जितनी उसकी हौसला अफजाई खिलाड़ियों से इंजॉय की, जो मेरे अपना से बात है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2024 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की जो तैयारी की जा रही है, पहले तो ये होता था खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल लेते थे, अनफिट खिलाड़ी, मगर अब पाकिस्तान खिलाड़ियों को चेक एंड बैलेंस होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े अरसे बाद बाबर आजम एक पावरफुल कप्तान बन के आए और मैं समझता हूँ वहां पर जो सीनियर मैनेजर, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजर, मगर पहले ये होता था खिलाड़ी। साजिद भाई, जिस तरह से शाहीन को हटाया गया है ना, फिर शाहीन का एक स्टेटमेंट जो आया जो बड़ा कुछ कंट्रोवर्शियल इस सेंस में था कि कुछ गुस्से में वो दिखाई दिए। अब आपको क्या लग रहा है कि टीम के अंदर चल क्या रहा है? कोई टूट फूट है, कोई ग्रुपिंग, किसी किस्म की सूरत हाल ऐसी तो नहीं है? देखिए, पहले तो शाहीन को जो हटाने का तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। अगर किसी को आपने मौका दिया एक सीरीज के, किसी भी खिलाड़ी को अगर पाकिस्तान की कप्तानी देते हैं, अगर आप उसको एक सीरीज के कप्तानी से हटाते हैं, न्यूजीलैंड में हारे के पाकिस्तान 4-1 से मैच हारा था और पाकिस्तान होम सीरीज, हमारे भी ये जराए थे, हम भी ये तवक्को रखे थे शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान होम सीरीज में ट्राई करेगा। अगर वो कप्तानी सही नहीं करेंगे, शाहीन भाई भर कप्तान नहीं है, प्राइवेट लीग में कप्तान की, लाहौर कलंदर का प्रेशर था, उनको कप्तानी बनाई, उनके सुसर का प्रेशर था, उनको
कप्तान बनाया, डंके की चोट पे बनाया, मगर उनको बनाया तो उनको मौका पूरा देना है। जब मेरे अपने जराए बताते हैं शाहीन की फिटनेस का मतलब, हालांकि शाहीन हमारे मेन बॉलर हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं, पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लैकिंग का तरीकाकार बहुत गलत था। आपने 2023 में जिस मैच में बाबर को आपने कह दिया था, जिस तरह रमीज के साथ जाके वो मिले और उनको ये बता दिया था आप पाकिस्तान के कप्तान नहीं देंगे, मगर पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन रज़ा ने जिस तरह उनको हटाया पाकिस्तान क्रिकेट में, ये भी तरीकाकार गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सरफराज अहमद जैसा क्रिकेटर उसको अपने किस तरह 2019 में कप्तान उठाया, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, इस तरह की चीजें नहीं। मगर अब ये हमारे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में एक पेज पर है, खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दे दिया गया। पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी इलेक्ट होकर हैं, उन्होंने खास तौर पे बात कह दी गई है, पैगाम पहुंचा दे गया है, आप अपनी क्रिकेट में फोकस करें, आपको सब चीजें मिलेंगी। हालांकि वज़ीर दाखिला भी है। बड़ी अच्छी बात है कि मैंने ये भी सुना है कि सैलरीज के हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है, कौन किस सैलरी पे काम कर रहा है, कौन ऐसा है कि जो काम नहीं कर रहा लेकिन सैलरीज ले रहा है। बड़े अच्छे से स्क्रूटनी का अमल भी एक पीसीबी में शुरू हुआ है, जो कि मोहसिन नकवी साहब की जाहिर है अब ऑर्डर्स पे हुआ होगा, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो चेंज आप पीसीबी में देख रहे हैं, इस पर आपके व्यूज क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो 3-3 साल से रह रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट की बातें बाहर निकल रही थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारा अपना बोर्ड है, पाकिस्तान के साथ ना खेलो, पाकिस्तान के लिए सेंसियर होके खेलो। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिस तरह लैकलिस्ट लाएंगे दे 900 से ज्यादा लोग। जी साजिद भाई, अब लोगों की जॉबों के हवाले से और लोगों की पोस्टिंग के हवाले से, जो उनकी जो डिग्रियों के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट में उठाड़ पुठाड़ मचाई, उससे बहुत से लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा साजिद भाई, आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दें कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के जिस तरह आप टीम में शमूलियत देख रहे हैं, वो कितना बेहतर करेगी परफॉर्मेंस को? आउटस्टैंडिंग करेंगे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मोहम्मद आमिर को, अमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जिताने की उनमें बिल्कुल सलाहियत है। मोहम्मद आमिर ने 2009 वर्ल्ड कप जिताया था, फाइनल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। इसी तरह अमाद वसीम वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर जो पाकिस्तान सुपर लीग दोनों ने कारकर्दगी दिखाई है, उसके बिहाफ लिए उस्मान खान बहुत अच्छे बैट्समैन आए, और साईं अबीब और बाबर ओपन करेंगे। और जिस तरह आप भी देखें नसीम शाह आपका ट्रम्प आउट होगा, और न्यूजीलैंड हमारा कोई मैच, हमारे न्यूजीलैंड के 47 मैच हुए हैं अब तक, और हमारा पाकिस्तान का कोई मैच नहीं। न्यूजीलैंड की थर्ड टीम है, जो सी टीम है, उसको पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, सबको मौका मिलेगा। ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी है, बेहतर तैयारी करने का मौका है। शादाब बहुत ज्यादा फॉर्म में, बाबर बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशंस आपके ज़हन में क्या हैं जो कि होने चाहिए? देखिए बाबर साइम ओपन जाएंगे और 6 ओवर तक बैटिंग पावर ये होती है, तो बाबर और साइम ओपन जाएंगे और 6 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरती। साजिद भाई पता ही होता है, मैं चाह रही हूँ जरा मिडिल और लोअर की तरफ आप आए। मिडिल में चचा इफ्तिखार बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आजम खान बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आजम इफ्तिखार पे बहुत सारा टीम डिपेंड करेगी, और अपना फकर पे बहुत सारा टीम डिपेंड। 3 मिड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पास। फकर की बात करो, आजम की बात करो, इफ्तिखार की बात करो, बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी नजर आएगी। आमिर की बात करो, नसीम की बात करो, शदाब की बात करो, अम्माद वसीम की बात करूँ, ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन मजबूत टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड कप जीतने की तमाम वो सलाहियतें रखती है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कोई मैच ही देखे, IPL में सारे उनके खिलाड़ी न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हैं, IPL को तरजीह दे रहे हैं, पैसों को तरजीह, अपने मुल्क को तरजीह दे रहे हैं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी वो टीम भेजना चाहिए थी जो पाकिस्तान की कंप्लीट टीम है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम है, न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप की टीम नहीं है। मगर न्यूजीलैंड बोर्ड को IPL पैसा देता है, क्रिकेट बोर्ड पैसा देता है, BCCI पैसा देता है, इसलिए मजबूर है। पैसे में बड़ी चमक है शहरी, जिस चमक की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तैयारी तो मिल जाएगी, मगर हम अपनी टीम की बेहतर तैयारी करेंगे। अल्लाह करे बारिश का वेदर, जिस तरह अब 2 दिन बारिश हुई है इस्लामाबाद, तो ये हमारे यही कहा जा रहा है कि बारिश भी मुतासिर कर सकती है सीरीज को, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अलबत्ता टीम हमारी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है, तो होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट विशेस है हमारी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया साजिद भाई फॉर योर टाइम। और अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान में ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की बेहतरी के लिए मसनूई जहानत से लैस रोबोट तैयार कर लिया गया, जो अभी आपने मास्टर फ्रेम में देख भी लिया है।
मज़ीद आपको इसके बारे में बताती हूँ कि मकामी मार्केट में ये रोबोट जो है वो फ़रोख्त होगा। रवां साल में इस रोबोट को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की ज़हनी सलाहियतों की बेहतरी और समाजी राबता बेहतर बनाने में मदद फराहम करने वाला पाकिस्तान में तैयार करदा रोबोट आइंदा साल से एक्सपोर्ट किया जाएगा। रोबोट की कारकर्दगी को देखते हुए अमरीका, सऊदिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों ने गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए ख़रीदारी और जॉइंट वेंचर की भी पेशकश की है। अपनी नौयत का मुनफरिद ये रोबोट पाकिस्तान की जो टेक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है, हैप्रो ने इसको तैयार किया है। इसका रोबोट का नाम टिमटिम इसको दिया गया है और समाजी तौर पर मुआविन रोबोट जिसे ऑटिज़म का शिकार बच्चों की मदद और उसके साथ साथ मशगूल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अली अब्बास मौजूद हैं जो कि CEO हैं। उनको हम वेलकम करेंगे। हैप्रो के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो माशाल्लाह मुबारकबाद कि आपने इस तरह का रोबोट तैयार किया कि आपको जॉइंट वेंचर की पेशकश भी हो रही है। तो इस पर कब से काम शुरू हो गया था? बिल्कुल, इसके ऊपर मैं 2 साल से काम कर रहा था ऑलमोस्ट। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट की थी और फर्स्टली मैंने नेशनल आइडिया बैंक के अंदर एक आइडिया सबमिट कराया था जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था मुझे उसके ऊपर। आफ्टर दैट एक कंपनी ने हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, आपको वैसे ख्याल कैसे आया? मतलब यहाँ तो ज़ाहिर है आप पढ़ रहे होंगे, आपकी स्टडीज़ होंगी, तो अब अक्सर बच्चे अपने थीसिस में अपनी फील्ड में इस तरह के रोबोट भी तैयार करते हैं, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक केस ने इंस्पायर किया, फिर आपने सोचा, क्या हुआ क्या था? बिल्कुल, ये मैं सोशली असिस्टिव रोबोट्स के बारे में भी पढ़ रहा था और रिसेंटली मैंने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी देखी थी दी गुड डॉक्टर, तो वहीं से मुझे ऑटिज़म के बारे में पता लगा था और देखा कि सोशली असिस्टिव रोबोट्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सही। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक सोशली असिस्टिव रोबोट डिज़ाइन करें और पाकिस्तान में जो बच्चे मौजूद हैं वो हमारे रोबोट यूज़ कर सकें। तो आपको इसके लिए किसी के साथ कोलैबोरेशन तो ज़ाहिर आपने बताया कि हुई आपकी, लेकिन उसके अलावा इसको बनाने में आपकी टीम में और कौन कौन शामिल है, कितने ग्रुप मेंबर्स हैं, और 2 साल का वक्त ज़ाहिर लगा है, तो उसमें किस चीज़ की वजह से इतना वक्त लगा, सब बताएं। जी बिल्कुल, हमारे टोटल 5 मेंबर्स हैं जिसमें एम्बेडेड डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर और मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो इन सब की एक टीम कंप्राइज है जो कि हमने मिलकर वी आर लाइक इंजीनियर्स, हमारी सबकी एज 25 से कम होगी और हमने इसको डिज़ाइन आउट किया कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच। सही। अच्छा, मुझे बताएंगे, ये तो पहले तो इनको टिमटिम का नाम दिया गया है, जी, ये नाम किस तरह टिमटिम का दिया गया और ये टिमटिम किस तरह ऑपरेट होते हैं और किस तरह करते हैं काम? बिल्कुल, टिमटिम का हमने नाम इसको इस वजह से दिया है कि टिमटिमाता हुआ एक तारा। अच्छा। तो एक शाइनिंग स्टार से हमने इसको डिनोट करते हैं और बच्चों को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, क्यूट भी बहुत है। जी जी, ये हमें बहुत रिस्पांस मिला है कि क्यूट है टिमटिम। अच्छा, टिमटिम क्यूट है। अच्छा, टिमटिम अब मुझे थोड़ा सा बताएं ना, क्योंकि टिमटिम हम इसको सुनना चाहते हैं, किस तरह बच्चों को फैसिलिटेट करता है? अच्छा, हम इसको हेलो टिमटिम कहते हैं तो ये वेक हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा ये वेक हो गया, व्हाट कैन यू डू, फिर आप है ना इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सही। Like तो that. I am your friend. Okay. I can talk with you. Tell you a story, poem, date, time and temperature. I can also click your photo and record your video. Able to understand sign language. You can show me the cards and I will display the images for you. Okay, Timtim, can you please tell us any story? You have to say hello Timtim first. Hello Timtim. Can you play story? Like that. Can you play story? I think Timtim is thinking like कि कुछ नई आवाज़ है। Yeah. अच्छा, टिमटिम मेरे से बात नहीं करना चाह रहा, तो आई थिंक आप इससे फेमिलियर हैं। आप टिमटिम से कहें कि हमें कोई स्टोरी सुनाएं। हेलो टिमटिम। आई थिंक दूर हूँ ना मैं, तो इसकी वजह से आई थिंक आवाज़ मेरी इस तरफ पहुँचना वो है, तो वी कैन डू इट लेटर। मैं कोशिश करती हूँ टिमटिम को थोड़ा अपने करीब करूँ मैं। या ओके, थोड़ा सा अगर मैं इसको अपने करीब कर लूँ। ओके, हेलो टिमटिम, कैन यू प्ले स्टोरी, पोम्स?
ओके Once upon a time, आगे a स्टोरी। tortoise was walking on the road. अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसके करीब आके बैठ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाँ, you can stay with this. You are so slow. ऑपरेट हो जाएगा यहाँ से। The अच्छा जी, ये tortoise got टिम टिम ने angry देखिए जी and इस challenged वक्त the स्टोरी hare सुनानी to a शुरू race. कर दी है। The hare immediately agreed, तो saying, कितना अच्छा है ये कि ऑटिज्म का शिकार जो बच्चे हैं उनको ये कितने अच्छे से फैसिलिटेट करेगा कि ये साथ बैठेगा भी और उनको स्टोरी भी सुनाएगा। किसी भी तरह के कार्ड्स अगर वो खेलना चाहते हैं गेम, तो वो उसको कार्ड्स को डिस्प्ले करेगा और पिक्चर्स ले सकता है, यानी कि सारी वो एक्टिविटीज ये करेगा जिससे बच्चे एटलीस्ट एंगेज रहे। बिल्कुल, और ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर डिज़ाइन की हैं, खास तौर पे बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स और उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, ऑल राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जिस तरह आई थिंक उसने वॉइस रिकॉर्ड है जो कि एक खातून की जो मैंने शुरू में आवाज़ सुनी है जो कि टिम टिम कहने पर रिस्पॉन्स करती हैं, तो कुछ बताएंगे कि जिस तरह आपने इसको बनाया, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखी हैं? ऑटिज़म जो आपने गुड डॉक्टर नेटफ्लिक्स पर आप बता रहे हैं कि आपने मूवी देखी, उसमें किस चीज़ ने आपको मतलब ज़ाहिर है कि इंस्पायर किया और फिर आपने वो तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल कर इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने जो है सबसे पहले जो कोलैबोरेशन की उस पर हमने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों की प्रॉब्लम्स होती क्या क्या हैं, ग्राउंड में क्या रियलिटीज़ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और एक्सपर्ट्स के साथ हमने उसको कंक्लूड किया एक रिसर्च को। फिर उन प्रॉब्लम्स को हमने केटर्स करने के लिए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे टिम टिम के अंदर, और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं, हम मुसलसल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टच में हैं जो कि हमारी सपोर्ट आउट भी करती हैं, फीडबैक देती हैं। तो टिम टिम जो है वो डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है, इसके अंदर नए फीचर्स कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहे हैं, इसका सॉफ्टवेयर बहुत कस्टमाइजेबल है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर डे बाय डे चेंजेस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे इसका वो फीचर जो आपके ख्याल में इस वक्त टिम टिम में सबसे बेस्ट है, वो कौन सा है? इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है टिम टिम का अभी वो है जेस्चर्स बेस्ड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली बच्चे जो है वो गेम्स खेल सकते हैं जेस्चर्स के साथ इसके अंदर थ्रू कैमरा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा करके दिखाएं। बिल्कुल, आप आ जाए उधर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो टिम टिम, पॉप द बबल्स। Pop the bubbles. Let's play Pop the Bubbles. Stand 3 feet away from me and pop these bubbles. You have 1 minute. ओके, आप बबल्स को पॉप कर रहे हैं और यही गेम है इसका। You are on level 2. Now pop all the red bubbles. प्लीज आप शीफ रखिए। Okay. Oh no, you popped a bubble that was blue. Game over. अच्छा, अभी आपने बताया कि इसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है डे बाय डे, तो अभी जो इसमें नए फीचर्स आप लोग सोच रहे हैं कि इंक्लूड किए जाएं, वो कौन से होंगे? इसके अंदर जो नए फीचर्स इंक्लूड हैं, गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स को इम्प्रूव किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इसमें मल्टीपल गेम्स ऐड कर रहे हैं हम, जिससे बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स और एजुकेशनल स्किल्स डेफिनेटली इन्हेंस होंगी। सही। अच्छा, ऑटिज़म का शिकार बच्चे जिनकी आप समझते हैं कि वो प्रॉब्लम जो आपके ख्याल में जिसको ज़्यादा कंसिडर किया जाना चाहिए, अब वो कौन सी है और उसके लिए इस टिम टिम में क्या है? बिल्कुल, अब जैसे जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है उनकी एजुकेशन और एक कम्युनिकेशन बैरियर, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो रोबोट का फ़ायदा ये एक तो अनलिमिटेड पेशेंस है रोबोट के साथ, तो जो कि एक ह्यूमन के अंदर नहीं होता अनलिमिटेड पेशेंस। तो रोबोट जो है वो कंटिन्यूसली उस बच्चे के साथ एक ही बात को रिपीट भी कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, और सेकेंडली उसकी एजुकेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये कि उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आपने किस एज तक के बच्चों को ज़ाहिर जहन में रख के इसको बनाया है? फिलहाल जो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में उनकी मेंटल एज डिफरेंट होती है, बट हमने इसको 12 साल तक के जो बच्चे हैं अब वो
केटर करें, लेकिन इसकी जो हम डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब जैसे कि एक बच्चे का एक लेवल कंप्लीट हो गया तो अब वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। दैट्स हाउ वो एक तरह से लेवल अपग्रेड करता रहेगा। अच्छा, दूसरा मैं आखिरी बात आपसे पूछूंगी, अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आपने 12 ईयर्स तक के बच्चों को केटर तो किया है, इसमें एआई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या आपने किया है, या सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ आपने इसमें किया वो कितना एडवांस है, और जो दूसरा आप इसमें इसको इन्वॉल्व करके या इसमें फीचर्स ऐड करेंगे वो टिम यही रहेगा बेसिकली, जो सामने से इसकी फिजिकल अपीयरेंस है अंदर से चेंज होगा, क्या है आपके जहन में? बिल्कुल, टिम जो है वो इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि ये हमने एक डिज़ाइन किया है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और एआई की आपने बात की तो इसके अंदर डेफिनेटली हमने एआई जो है वो इम्प्लीमेंट की है, जो कि फॉर सपोज़ के हम बातचीत कर रहे हैं इससे, तो ये एक इंटेलिजेंटली एक रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट्स एन एआई। और भी हम इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि आप फेशियल रिकग्निशन, आपके फेस को रिकग्नाइज करता है, इमोशंस को डिटेक्ट करता है कि आप हैप्पी हैं, सैड हैं। तो ये सारी जो है एआई की ही एप्लीकेशंस हैं जो कि हमने इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं, और फर्दर हम स्ट्रॉन्ग एआई को अचीव करना चाहते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे और बात भी करूंगी अली, लेकिन अभी जनाब मुझे एक और इशू जिस पर बात करनी है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ को जब तक हम हाईलाइट ना करें ज़ाहिर हमारी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रोटी की कीमत में 15 रुपये जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। मुत्तहिदा नान बाय एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। नान बाय एसोसिएशन की जानिब से बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जब रोटी 20 रुपये हुई तब 20 किलो वाला थैला 2100 रुपये का था। सबसे पहले आटे और फाइन की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन होना चाहिए। गैस और बिजली पर हुकूमत कुछ सब्सिडी नहीं दे रही है, और ये कैसे मुमकिन है कि रोटी की कीमत में कमी कर दी गई है। नान बाई एसोसिएशन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायब सदर हैं वसीम अब्बासी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, वहीद अब्बासी मेरा नाम है। जी मुझे ये बताइएगा एक साहब कि क्या आपके जहन में है अभी ये सारी सूरत हाल, आटा पहले से कुछ कीमत उसकी कम हुई है, कोई दरमियान का रास्ता भी निकल सकता था, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना तो मसले का हल नहीं है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आटे का रेट कम है, लेकिन असल मसला कि जब हम 20 रुपये की रोटी का नोटिफिकेशन लाहौर ने किया था तो उस वक्त आटे की कीमत 2100 और 2200 के दरमियान थी। फिर ये आटे की कीमत बढ़ी और 2800 पे चली गई, 2850 पे, अब वो 500 कम होकर 2300 पे, 2200 2300 पे आ गई है दोबारा। अब अगर उस नोटिफिकेशन को देखें तो 2100 पे अगर 20 रुपए की रोटी और आप 2200 पे आप 16 रुपए की रोटी बिकवाना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि अगर आप इसकी आटे की कीमतों को मजीद कम करके नोटिफाई करें। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कोई भी नहीं किया है। आटे का रेट जो है वो गंदम की वाफर मिकदार की वजह से कम हो रहा है और उसको वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। महकमा खुराक जी हमने गंदम का रेट कम करवा के और आटा कम करवाया, ये वजीर आला पंजाब को मिसगाइड किया गया है और तंदूर वालों के साथ एक जुल्म किया गया। लेकिन अब्बासी साहब, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले जब भी रेट्स फिक्स हुए हैं रोटी के, कभी भी बिजली गैस को ऐसा सच नहीं देखा गया, बात ज़रूर हुई है, लेकिन हमेशा आटे की कीमत रोटी का तयन किया जाता रहा है। तो जब 2100 से सिर्फ 2200 तक आ गया है रेट, ज़ाहिर है 100 रुपये का फ़र्क किया। जब 2100 रुपये था थैला तब 20 रुपये की रोटी, तब 30 की कैसे बिक सकती है? तो क्या आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि रब्ता करें, को बैठ के बात की जाए? देखिए बात ये कि जब 2100 का था तो 20 की रोटी हुई है। अब अगर थोड़ा 2200 का हुआ है तो रोटी का रेट आप 16 रुपए कर रहे हैं, 4 रुपए कम कर रहे हैं। तो ये तो एक लॉजिक समझ ही नहीं आती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों ने हमारी जो मीटिंग होती है या हमसे जो डिस्कस होती है वो डीसी लाहौर करती है। लाहौर में हर जिले में डीसी जो होता है मजाज होता है रोटी का रेट डिफाइन करने का, और उसका बैठ के जो यूनियंस होती हैं उसके साथ बैठ के, तो इस वक्त किसी भी यूनियन के साथ किसी डीसी ने कोई मुशावरत नहीं की और वजीर आला पंजाब के अहकामात पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम डीसी ऑफिस गए लेकिन डीसी साहब एमएमपी नहीं है। जो एडीसी जी मिले हमें, उन्होंने कहा है कि जी हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पंजाब गवर्नमेंट की, हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। हम तो यही कह रहे हैं कि तंदूर वाला गरीब है, बिजली के बिल जो है वो कहाँ पे पहुंच गए हैं। आप इसको बेहतर समझते हैं कि जो यूनिट 15 रुपए का था वो तकरीबन 60 रुपए का हो गया। उसके अलावा गैस में टैक्सेस,
आम जो रोजमर्रा अशिया की कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। ज़ाहिर है तंदूर वाला वो भी अवाम ही शामिल है। हम कोई देखिए ये सारे अलग आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई लाहे-अमल तो निकालना पड़ेगा ना। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों को बताया नहीं गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो अब इस मसले का हल क्या है? देखिए हम तो ये 3 दिनों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठ के बात करें और इससे कोई मिडल हल निकालें। कल हमने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, हमारी मीटिंग हुई है मुख्तलिफ अजला के, हम सुदूर से हमने जो यूनियन से हमने रब्ता किया, हमने कहा है कि 3-4 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट आटे का थैला 20 किलो का 1600 रुपए नोटिफाई कर देती है और फाइन का रेट जो है 80 केजी बोरी का 7500 रुपए नोटिफाई करके दे देती है, तो हम 20 रुपए का अनाज और 16 रुपए की रोटी बेचने के लिए तैयार है। अगर गवर्नमेंट इस पर भी कोई अमल नहीं करती है, खाली दबाव डाल के, प्रेशर डाल के और धौंस धमकी से जबरदस्ती अगर बिटवाना चाहेगी तंदूर से, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि हम अपनी दुकानें बंद करके नुकसान करने से बेहतर है कि हम घर बैठ जाएं। सही, तो आपकी डीसी साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही, क्या मसला है? जी देखिए, डीसी साहब लैंडलॉर्ड है, वो इस मुल्क के आला अफसरान है, उनको तंदूर वालों का क्या मसला है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अपने उसमें लगे हुए एसी के कमरों में बैठ के जो उनके फैसले होते हैं, बाहर तंदूर पे आए, हमारे साथ खड़े हो, आधा घंटा हम 10 रोटियां 15 रोटियां मैं लगाऊंगा, सीनियर नायब सदर हूँ, डीसी साहबा खड़ी हो, देखें कि तंदूर पे रोटी लगती कैसी है और तंदूर वाले की जो मेहनत होती है वो कैसे होती है, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन निकालें कि ये काम कर दे रहे हैं इनको। तो डीसी साहबा पे तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीसी साहबा हमसे मिलना नहीं चाहते। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि डीसी साहब आपसे मिलना नहीं चाहते, बस ऐसी नोटिफिकेशन आप बता रहे हैं कि जारी हो गया है और आप लोग उसको मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन इसका हल ये निकलना चाहिए कि आप कोशिश करते रहें, उनसे राब्ता बहाल हो, तो कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए कि एटलीस्ट आवाम तक तो रिलीफ पहुंचे। ऐसे अगर ठनी रहेगी हमारे आपका जो एक ये जगह है या आपका जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम बार बार चैनल जो हमारे साथ हमेशा ताउन करते हैं और हमारे मसाइल को उजागर करते हैं हर जगह पर, अब हम कोशिश करें आपके चैनल के पर्सन से, हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें बैठे हमारे साथ बात करें, हमारे मसाइल को हमारे मुश्किलात को देख कर हल करें और हम इंशाल्लाह इससे निकल रास्ता निकालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और जनाब अभी चूंकि वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अली आपका बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेज़ हैं। अब टिम देखते हैं मज़ीद आगे क्या सरप्राइज़ लेके आती है ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। बिग ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात अब करते हैं कुछ हालिया होने वाली बारिशों की, जिसने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी है। अब तक 32 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 रोज़ मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों के हवाले से PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब भर में भी वास्ती इंतजाम किए गए हैं। बारिश के दूसरे सिस्टम की एंट्री के बायस कराची में आज रात से मेघा बरसेगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए DG PDMA इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब इरफान साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी तैयारियां क्या हैं स्पेसिफिकली। अगर पंजाब की बात की जाए तो काफ़ी तूफ़ानी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और अभी कहा जा रहा है कि स्पेल मौजूद है, तो इंतजामात कैसे किए गए? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करता चलूं कि अनफॉर्चुनेटली ये 11 तारीख से 16 तारीख का पहला स्पेल हमारा रहा पंजाब में, और जिसमें एक डिफरेंट चीज़ ये थी, ऑल्दो कि इट वाज प्रेडिक्टेड कि रेन्स विद थंडरस्टॉर्म्स होंगी, लेकिन सिर्फ 13 तारीख को एक दिन बिजली के गिरने की मुख्तलिफ इंसिडेंट्स जो साउथ पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, जिसमें 21 लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फौरन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे उन तमाम जो जांबाज अफराद थे उनके लवाहिकीन के साथ कांटेक्ट किया और तकरीबन मोर देन 2 करोड़ रुपए की जो उनकी कॉम्पनसेशन थी उसको फौरन इंश्योर किया। अब फर्दर ये 18 से 21 तारीख की फिर एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने NDMA और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की उस पर दोबारा उसको जारी किया है। तो इसमें भी तमाम डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल की जा चुकी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी जितनी भी रेन रिलेटेड मशीनरी होती है उस फाल करवा लिया हुआ है और इन पूरी तरह से फील्ड पड़ी है। होगी अपील होगी
कि जो पिछला स्पेल भी गया उस बाकायदा थंडर स्टॉर्म का हमने सोशल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाइडली सर्कुलेटेड ये मैसेज था, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी लापरवाही की वजह से, लापरवाही इन अ सेंस कि जब थंडर स्टॉर्म ये बिजली गरज रही है उस वक्त हम अपने बच्चों को अगर बाहर ओपन में छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें इरफान साहब जो ज्यादा प्रॉब्लम पंजाब साइड पर नजर आती है वो नशेबी इलाकों में ज्यादा मसला होता है कि पानी वहां पर इतना भर जाता है कि लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, आमदोरफ्त में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ज़ाहिर है वो उस तरीके से ठीक नहीं होता कि सड़कें पानी से भर जाती हैं। तो वो काम जो कि ज़ाहिर है कि एकदम यकदम तो नहीं हो सकते, जिनके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए, उसका फिर हल क्या निकाला है? जी मैम, मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी जितनी भी ये रिलेटेड मशीनरी है जिसमें डी वाटरिंग सेट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हम फाल करवा ली गई हुई हैं। और लास्ट स्पेल में भी देखें तो बारिश इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा नहीं हुई कि जिससे कोई अर्बन फ्लडिंग किसी खुदा न खास्ता पंजाब के किसी भी शहर में हुई हो। हाँ, अलबत्ता थंडर स्टॉर्म्स के और बिजली के गरजने का बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा ये हुआ कि 6 अजला में बिजली के गिरने से 21 लोगों की जान चली गई। तो मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि अवाम से फिर अपील है कि ये भी जो अगला स्पेल है ये भी थंडर स्टॉर्म्स के साथ है। इसमें जब भी बारिश का ये इम्कान बनता है तो इसमें बराए मेहरबानी जो महफूज मकाम है उसमें जाएं और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, धाती तारों, इनसे जितना दूर रह सकें वो रहें कि 21 जानों का एक दिन पे ज़या वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और अफसोसनाक था, जिसको हम एहतियाती तदाबीर के साथ मजीद बेहतर कर सकते हैं। बाकी मैं इंश्योर करवाता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जो हदायत पे बिल्कुल पूरी तरह से हम रेडी हैं। अच्छा इरफान साहब, बड़ी माजरत के साथ रोकूंगी, मैं आपको सही से देख नहीं पा रही। अगर आप थोड़ा सा अपना जो वीडियो कैम है उसको कुछ बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा मुझे इरफान साहब ये बताइएगा कि बिल्कुल करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा रोनुमा होते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब में जब इतनी बारिश होती है। अवेयरनेस आप लोग ठीक है फैला रहे हैं, बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पर वापडा है, अगर लाहौर की बात की जाए या दूसरे शहरों में ज़ाहिर है बिजली के जो निज़ाम इदारे चला रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से कोई मुरम्मत या बहाली के काम के लिए या इस चेक एंड बैलेंस के लिए इंतजामात मुकम्मल रखे हैं? जी मैडम, ये वापडा को भी बड़ी क्लियर हदायत है, लेकिन मैं फिर थोड़ा क्लैरिफाई करता चलूं, ये जितनी 21 अमवात हैं ये बिजली के करंट से नहीं हुई, ये लाइटनिंग अमवात की बात मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इस वजह से हुई है। मैं तो एक प्रिकॉशन की बात कर रही हूँ कि पहले से हम वेल प्रिपेयर होंगे तो बचा जा सकता है कि ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। ये तमाम जो वापडा की और हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं उन तमाम को ये साथ ही एडवाइजरी के साथ ये जी इरफान साहब, नुकसान हो सकता है उसको रेक्टिफाई किया जाए और वो अदारे अपने तौर पे काम कर भी रहे हैं। जी अच्छा कि जो अभी आपने लाइटनिंग की बात की है तो इस हवाले से क्या फिर सोचा जा रहा है? जाहिर है जो मैंने सुना है वो तो यही सुना है कि जी अर्थिंग कराई जाती है कि ताकि बिजली से बचा जा सके, अगर बिजली गिरे भी तो उस तरह से नुकसान ना हो। तो इस हवाले से फिर क्या इंतजाम है? अच्छा मैम, मैं इसमें गुजारिश करूं कि ये जो लास्ट भी 6 इंसिडेंट हुए हैं जो खास तौर पे वर्स्ट हिट इसमें बहावलपुर रीजन था और उसके अलावा लोधरा, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर के ये डिस्ट्रिक्ट्स थे और इसमें मोस्टली लोग कोई गंदम की कटाई में मसरूफ था। अब इतने वाइड लेवल पे शायद अर्थिंग या बाकी वो इतना इफेक्टिव ना हो जितना कि एहतियाती तदाबीर से इफेक्टिवनेस आ सकती है कि जब आपको बड़ा प्रिडिक्टेड है और मौसम खराब है तो इस खराब मौसम में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है तो काइंडली ऐसे वक्त में बाहर ओपन में ना रहें। चले जी, अभी तो इरफान साहब आप बता रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं और कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, मशीनरी सारी फाल है, तो होप्स हो, वरना हम तो पिछले अदवार में देखते आए हैं कि कभी शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग शूज़ पहन के निकले होते थे, कभी वहाब रियाज लॉन्ग शूज़ पहन के निकले होते थे कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है। तो होप्स हो इस दफ़ा चीज़ें बेहतर होंगी। सरदार सरफराज साहब ने महकमे मौसमियात से मैं ज्वाइन किया, उनको मैं वेलकम करूँगी शो में। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, क्या वजह है कि मामूल से हट के हम देख रहे हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं? दुबई में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से तूफ़ानी बारिश है, उसके बाद अब देखें आप पाकिस्तान में भी शदीद बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है?
देखिए जी, वजह तो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है अमूमन इसकी जो पैसेज होता था ना, यानी इसके गुजरने का जो रूट कह लें, वो ज़्यादा शुमाल से, पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा इफेक्ट किया करती थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें तो ईरान यानी वस्ती ईरान या शुमाली ईरान से अमूमन इनका जो रूट या पैसेज होता था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने का, वो हुआ करता था। इस दफ़ा कब चंद सालों बाद ये होता है। अभी मैं देख रहा था पिछला डाटा, तो चंद अप्रैल के महीने पिछले कई सालों में, यानी 2019 में भी एक अप्रैल ऐसा हुआ था कि जिसमें 50% ज़्यादा बारिशें हुई थी पाकिस्तान में, और उससे और पीछे जाएं तो कई एक साल ऐसे मिलते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पूरी वेव आती है, उसका जो रूट होता है नॉर्मल रूट, वो वस्ती ईरान और बालाई ईरान, इसी तरह से वस्ती पाकिस्तान से ऊपर जो नॉर्थ पाकिस्तान है, ये रूट हुआ करता। अब की दफ़ा जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डीप मतलब लोअर लेटीट्यूड्स तक पेनिट्रेट कर रही है, और इसे हम कहते हैं कि सेकेंडरी उसका सानवी लो प्रेशर सिस्टम्स बन रहा है इधर पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में। ये जो दोनों आपकी वो हैं समंदर के हिस्से हैं, पर्शियन गल्फ और खलीज फारस और दूसरी खलीज ओमान, उन एरियाज़ में बन रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो उसके इमीडिएट नियर बाई एरियाज़ है, सदर्न ईरान है और ये दुबई में कल जो बारिश हुई, तो ये उसकी वजह से ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अच्छा, इसमें क्लाउड सीडिंग की जो बात हो रही है, क्लाउड सीडिंग अगर मैं चाहूँगी ज़रा नाज़रीन को बताएं हमारे क्या है, और क्या ये मिथ्स हैं या वाकई ये भी एक वजह है? अब मुझे इसमें कंफर्म नहीं है कि क्लाउड सीडिंग इस इतने बड़े हेवी स्पेल से, यानी वो तो दिखाई देता है 2 हफ्ते पहले आपको, एक तरह से 2 हफ्ते नहीं तो 1 हफ्ता पहले प्रिसाइसली आइडिया हो जाता है कि इतनी इंटेंसिटी का रेनी स्पेल आपके एरिया के ऊपर अप्रोच कर रहा है। अब जैसे पाकिस्तान में पिछला स्पेल भी आपने देखा और ये स्पेल भी देखा, तो इससे पहले अगर आप क्लाउड सीडिंग करते हैं तो फिर ख़तरे को खुद ही दावत देने वाली बात है। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने क्लाउड सीडिंग इस मौके पे की होगी कि नहीं की होगी, अदरवाइज़ तो वो करते हैं। डेजर्ट इलाके जो होते हैं वो क्लाउड सीडिंग का ज़ाहिर एक अमल जारी रखते हैं ताकि उनके यहाँ जो पानी की और उसकी बहुत कमी आ जाती है उसको किसी हद तक पूरा कर सकें। लेकिन ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इस इवेंट से पहले उन्होंने की क्लाउड सीडिंग कि नहीं की। अगर की है तो बहुत गलती की है, क्योंकि ऑलरेडी दिखाई दे रहा था कि इतना इंटेंस सिस्टम है, तो उसमें तो ज़रूरत ही नहीं होती अपने रिसोर्सेज और वसाइल ज़ाया करने की। सही, अच्छा ठीक है, इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि ये तो खैर बातें फिर ज़ाहिर है जब शुरू होती हैं तो फिर होती हैं तरह तरह की। कराची में भी बारिश के हवाले से कहा जा रहा है कि आज रात से स्टार्ट हो जाएगी। कितना स्ट्रॉन्ग स्पेल होगी नहीं होगी, कब तक जारी रहेगी, क्या बताएंगे? कराची में देखिए आज रात में अगर होती है तो लाइट रेन है, ड्रिजल या लाइट रेन है, इससे ज़्यादा का इम्कान नहीं है। हो सकता है किसी लेट नाइट या अर्ली सुबह, कल जो आने वाली सुबह होगी, यानी रात के आप पिछले पैर कह लें, या जो 2-3 बजे के बाद कोई कहीं आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म भी हो जाए और लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। फिर कल दिन भर क्लाउडी वेदर रहेगा और इंटरमिटेंटली लाइट टू मॉडरेट जगह फॉल्स हो सकते हैं, जैसे कि 14 अप्रैल को हुआ कि चंद एक जगहों पे तो हैवी फॉल्स हुए और बाकी जगहों पर तो लाइट से मॉडरेट बारिश ही रही। तो दुबई के एक तरह से सीन देख कर ना लोग जस्ट उसको वही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में भी उतनी होनी जा रही है, खासकर सोशल मीडिया ये फैला रहा है। तो उसका उतनी बारिश होने का यहाँ इम्कान नहीं है। अब बलूचिस्तान के चंद एक इलाके हैं ऐसे जो साउथ वेस्ट बलूचिस्तान और वेस्ट बलूचिस्तान है, चागी डिस्ट्रिक्ट, केज डिस्ट्रिक्ट, मकरान डिवीजन पूरा, खारान, नारान, अवरान और खारान डिस्ट्रिक्ट, तो उन चंद एक इलाकों में वहाँ भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है बारिश का। वहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है, या ये कि जो आपकी फ्लैश फ्लडिंग ऊपर वाला नॉर्थ के इलाके से पानी नीचे जो प्लेन एरियाज में जाके जमा हो सकता है। सही, लेकिन कराची और सिंध में इतना भी हैवी स्पेल नहीं है। अच्छा पंजाब साइड पर जाएगी तो केपी। अच्छा पंजाब साइड का भी बता दें, वहाँ पर भी तूफ़ानी बारिशें हुई भी हैं और अब भी कहा जा रहा है कि मज़ीद वहाँ पर भी स्पेल एक आ गया और ज़ाहिर है तेज़ बारिशें फिर से कहा जा रहा है कि होने जा रही हैं। ये स्पेल असल में आगे बढ़ेगा ना, यही वेव पहले बलूचिस्तान को इफेक्ट करेगी, फिर सिंध से होती हुई ज़्यादा रूट उसका बलूचिस्तान के ऊपर से ही है, तो वो केपी में दाखिल होगी, फिर पंजाब में दाखिल होगी। तो सेंट्रल पंजाब से ऊपर जितना इलाका है उसमें तेज़ बारिश है, उसमें ख़ासकर नॉर्थ पंजाब में सियालकोट, जेलम, नारोवाल और ये जो पट्टी आती है पूरी गुजरात, मंडीवाउद्दीन, उससे ऊपर इस्लामाबाद, खित्ता कोटवार, फिर पूरा केपी साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरा केपी, एक्सपाटा के इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में तेज़ बारिश है, मूसलाधार बारिश है।
अब बलूचिस्तान में तो जाहिर है आज कितने से दिन तक लेकर जारी 19 रहेगा ये तक स्पेल? मैं बता रहा हूँ आपको, बलूचिस्तान में 17 से 19 तक और उधर 18 से 20 तक। उधर ये 18 स्पेल से कल 20 पहुंचे सही। जी, 18 अच्छा से 20 या कुछ इलाकों में 21 तक भी जा सकता है। अच्छा, दूसरा सरदार साहब ये भी बताएगा कि लाइटनिंग जो है वो भी कराची में एक्सपेक्टेड है ड्रिजलिंग के साथ, या फिर बस नॉर्मली बूंदाबांदी ही है? कल इम्कान है थंडरस्टॉर्म का। देखें जब थंडरस्टॉर्म होता है तो उसके पीछे फिर जब क्लाउड टू क्लाउड चार्ज पैदा होता है या क्लाउड टू ग्राउंड चार्ज पैदा होता है या विद इन ए क्लाउड भी चार्ज पैदा होता है तो उससे थंडर भी होता है, लाइटनिंग भी होती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। सही। अच्छा, दूसरा आप क्या बताएंगे, आप गर्मी जो है वो फिर कब जोर पकड़ेगी या फिर मौसम मॉडरेट रहेगा? देखिए ये जब ड्राई कंडीशंस होंगी, अभी तो वही वेट स्पेल चल रहा है ना, तो जब तक ये वेस्टर्ली वेव पूरे मुल्क के किसी भी हिस्से में प्रिवेल करती है, ख़ासकर बलूचिस्तान में और आपके सिंध के कुछ एरियाज़ में, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में जनूब मगरबी हवाओं का ही एक तरह से बहाव रहता है, तो जो गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ती। और इम्कान यही है कि ये स्पेल 21 अप्रैल तक चलेगा नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो तब तक वेस्टर्ली वेव साउथ वेस्टर्ली विंड जो है वो बहाल रहेंगी। जनूब मगरबी हवाएं, समंदरी हवाएं, तो गर्मी को इतनी ज़्यादा नहीं है कराची में और किसी भी एरिया में इतनी ज़्यादा नहीं है। अप्रैल के आखिरी दिनों में जाके हो सकती है फिर गर्मी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और कहते हैं ना कि जी बच्चे हमारे यहाँ के ना तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़ुद को मनवा रहे हैं, इतनी खुशी होती है। डेली बेसिस पे मेरे साथ बच्चे मौजूद होते हैं जिन्होंने अपने मैदान में, अपनी फील्ड में मेडल्स लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, किसी से पीछे नहीं है। स्क्वाश के खेल की बात करेंगे जहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियाई जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में अपनी धाक बिठाते हुए मजमूई तौर पर 5 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। आज हीरो पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद है हुज़ैफ़ा शाहिद, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप अंडर 13 की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद किया है। हुज़ैफ़ा ने मलेशियन खिलाड़ी ओंग हिंग यो को हराया है और उनके साथ मौजूद है नवीद आलम साहब जो कि स्क्वाश के कोच हैं। हमारे साथ है नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा इवेंट जीता है मैंने और ऑस्ट्रेलिया में, और बड़ा इवेंट था बहुत, ऑस्ट्रेलियन जूनियर, और बहुत खुश हुई ये मैच जीत कर। ज़बरदस्ती, बेहतरीन। नवीद साहब, कितनी मेहनत किया हुज़ैफ़ा ने? हुज़ैफ़ा के जो हमारे टाइटल था उससे पहले हमारी 3 महीने की बहुत सख्त मेहनत थी, और सीरियसली ना इनको सुबह का होश ना शाम का होश, बहुत जान तोड़ मेहनत की है और लगे रहे काफ़ी मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि उसका रिकॉर्ड भी अल्लाह पाक ने हमें दिया है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो भाई मुझे हुज़ैफ़ा आप ये बताइएगा कि साथ स्टडीज़ भी चल रही हैं, साथ स्क्वाश भी चल रही है, मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होता? तो होता है, लेकिन मैनेज कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो कि जो मेरे स्कूल है उन्होंने मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हुई। कीस्टोन अकेडमी जो कि सना इलियास, उनका बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्रोवाइड की चीज़ें। और मेरी मम्मा खुद ग्रेजुएट है तो वो मुझे अच्छा सा पढ़ा भी देती हैं, और कोच भी अलग से ट्रेनिंग होती है, मतलब स्क्वाश और पढ़ाई की स्टडी के बीच में है। अच्छा, तो कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 8 में। क्लास 8 में, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा नवीद साहब बताएगा, स्क्वाश को उस तरह इम्पोर्टेंस एज सच नहीं मिलती, इतनी क्रिकेट को मिलती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, लेकिन रुझान क्या है बच्चों का स्क्वाश में? बच्चे आपके पास आ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या लग रहा है? बच्चे आ रहे हैं बिकॉज लग ऑफ सपोर्ट, इनके पास इतनी सपोर्ट नहीं होती बच्चों के पास। स्क्वाश जो है वो बहुत महंगा गेम है, अगर आप किसी क्लब में जा रहे हैं, मेम्बरशिप ले रहे हैं, वो अनअफोर्डेबल होती है, तो हर गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप जैसे क्रिकेट की आपने बात की, क्रिकेट का मैदान आपको फ्री मिला हुआ है, आपको रोड फ्री मिले हुए हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ खेलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। लेकिन स्क्वाश में बिकॉज रैकेट महंगा है, बॉलें महंगी है, किट महंगी है, और ओवरऑल आप सारी चीज़ें अगर मैनेज कर भी लें, लेकिन आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो आप अफोर्ड नहीं करते। जैसे हमने भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे टूर पे जाने के लिए, बट अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान नेवी ने हमें सारी सपोर्ट की, और हमें सारा जितने भी हमारे टिकट्स की और हमारे वहाँ का जितने भी खर्चे वगैरह थे, सारा अल्लाह का शुक्र नेवी ने किया। फिर तो स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों नहीं आप लोगों को सपोर्ट करता? एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो हुज़ैफ़ा शाहिद जिस डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाकिस्तान नेवी को कर रहा है, तो डेफिनेटली हुज़ैफ़ा शाहिद की अगर मैं बात करूँ तो उसको पाकिस्तान नेवी करेगी।
बाकी और जो डिपार्टमेंट है पंडित साहब ने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, उनको फ़ंड देना चाहिए तमाम एसोसिएशन को, डिपार्टमेंट्स को, ताकि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। सही। अच्छा, यहाँ पे बताओ कि रूटीन क्या होता है, कितनी ट्रेनिंग करते हो, कितने घंटे कोर्ट में मौजूद होते हो, और क्या कोई इतने आप पतले से हैं, कोई डाइटिंग वाइटिंग करते हैं क्या आप? डाइट हूँ पर फिजिकली थोड़ा वो हूँ, बाकी डाइट तो मेरी बहुत टाइट है। अच्छा। और मतलब जिसमें बीच ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप कोई ऐसा खा लो जैसे आपको प्रोटीन से रिलेटेड जो भी हो गए, जैसे ड्राई नट्स हो गए या मिल्क शेक पी लो या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। फिर जब आप ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए बाहर घर जाके आराम से अच्छा सा मील लो, अच्छा डाइट खाना खा लो जिसका आपको इंस्टेंट, जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, जैसे आपको इंस्टेंट प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें। सही। तो आप मुझे बताओ कि क्यों स्क्वाश? इसलिए क्योंकि जब छोटा था मैं, बाबा मेरे गए थे फ्रांस एंड जर्मनी अपनी टीम को, स्क्वाश टीम को लेके, तो बाबा ने इतने छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा, तो बाबा ने कहा कि शायद मैं इसको ट्राई करता हूँ कि शायद ये खेल पाए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कोर्ट में गया तो मैंने खुद बॉल हिट करना शुरू कर दी, तो बाबा को मेरे में टैलेंट नज़र आया। फिर बाबा से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, फिर बाबा से मैंने खेला सस्ता, फिर मैंने आके सबको। अच्छा, अपने बाबा के बारे में बताएं आप। अपने बाबा के बारे में भी बताइएगा, वो खेलते रहे हैं स्क्वाश? बाबा पाकिस्तान लेवल में अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं, पर उस तरह नहीं खेले जिस तरह मतलब और प्लेयर्स खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे अच्छे लेवल पे खेले हैं। अच्छा, तो बहन भाई और भी खेलता है या बस आप खेलते हो? नहीं, बहन भाई में सिर्फ अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी छोटे भाई ने स्टार्ट करा है, उसको भी वो मोटिवेट होता है मुझे ऐसे जाते हुए। ऑस्ट्रेलिया कभी जा रहा हूँ, कभी मलेशिया, कभी किधर, तो वो भी मोटिवेट होता है, उसने भी कहा मैं स्क्वाश खेलूँगा, तो आई सेड ओके। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, ज़ाहिर है फिर तो आपकी फैमिली ही बन जाएगी स्क्वाश प्लेयर्स की, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपने बताया कि बड़ा एक्सपेंसिव गेम है, इसलिए ज़ाहिर है हर कोई नहीं खेल सकता। एग्जैक्टली। तो इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह की होती है, क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और आप किस तरह मोटिवेट करेंगे बच्चों को? ज़ाहिर है हेल्दी एक्टिविटी तो है ना, क्यों खेलें स्क्वाश? असल में देखिए, अगर आप बात करें ट्रेनिंग की, तो आप प्रोफेशनली वे में अगर खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जहांगीर खान जैसी मेहनत, और जहांगीर खान जैसी मेहनत करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, बिकॉज ओवरऑल आप देख रहे हैं सारी चीज़ें पाकिस्तान में फेस करनी है, और एक बच्चा है जो फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए वो परफॉर्म नहीं दे पाता पाकिस्तान में जो उनको देना चाहिए। पाकिस्तान नेवी माशाल्लाह इतना सब है कि हुज़ैफा को भी उन्होंने पूरा मतलब स्पॉन्सर किया, तो क्या मतलब उनकी काविशें हैं इसके अलावा स्क्वाश को लेके? देखिए, नेवी में से हुज़ैफा शायद नहीं, इसके अलावा 9 बच्चे और हैं जिसको रिसेंटली हमारे कमोडोर तौकीर अहमद ख्वाजा साहब हैं जो पैटर्न पाकिस्तान नेवी हैं स्क्वाश के, तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्क्वाश को। अभी रिसेंटली रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में 4 साइडेड ग्लास कोर्ट बना है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वाश कोर्ट इन पाकिस्तान। उससे स्क्वाश को तो बच्चे जहांगीर खान की तरह की मेहनत भी कर रहे हैं कि नहीं? वो लेवल नहीं है मेहनत का जो जहांगीर खान, ऑफ कोर्स जहांगीर भाई का एक लेवल था जहांगीर खान का एक नाम था, वो जो लेवल जो ट्रेनिंग का था बकौल जहांगीर भाई कि मैं 5 बजे सुबह सड़कों पे भाग रहा होता था, और वो कहते हैं कि मैं जब भागता था तो मेरे पीछे कुत्ते लग जाते थे, स्कीपिंग रॉक से मैं उनको भगाता था, तो वो लेवल तो फिर हाई लेवल है। और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे साथ जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अंडर द सुपरवाइजिंग जहांगीर खान है, सब मतलब जहांगीर भाई उनको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। तो बतौर कोच आपको पता है मतलब इस खेल को लेके इम्पोर्टेंस इसको मिलनी चाहिए, क्या नहीं है हमारे पास जो होना चाहिए? ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट्स भी नहीं होंगे, और अब आपने बताया कि 2 बने हैं, आपके ख्याल में वो क्या चीज़ है जो कि मतलब जिसका फुकदान है, जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, क्यों नहीं है? आप मुझे लगता है अगर पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, अगर तमाम प्लेयर्स को, जैसे अभी हुज़ैफा शाहिद को हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं स्क्वाश में, इस तरह के और भी बच्चों में टैलेंट है, अगर डिपार्टमेंट्स उन बच्चों को ले ले और पर मंथ उनको पेमेंट भी करे, उनकी सारी चीज़ों का ख्याल भी करे, आई एम श्योर कि आप 2-3 सालों में पाकिस्तान का रिजल्ट बिल्कुल चेंज देखेंगे, बिकॉज डिपार्टमेंट्स अगर इनको उठाएंगे, जहांगीर खान के दौर में, जानशा के दौर में PIA डिपार्टमेंट था जो PIA बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, प्लेयरों को सपोर्ट किया, उनका टिकट फ्री होता था। सबसे अच्छा अभी हमारे साथ जो परेशानी हम फेस करते हैं, इंटरनेशनल टिकट हमारे लिए इशू होता है तमाम प्लेयर्स के लिए। काफ़ी बच्चे हैं, टैलेंट है, पेशावर में बहुत टैलेंट मौजूद है माशाल्लाह, पंजाब में टैलेंट मौजूद है, कराची में टैलेंट बहुत मौजूद है, बलूचिस्तान की बात करें वहाँ भी प्लेयर नहीं है। तो अब जब नेवी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, या हुज़ैफा के अलावा 9 बच्चे और भी हैं, तो उनके तो टिकट्स का फिर ऐसा इशू नहीं होता होगा? अल्लाह का शुक्र अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ 9 बच्चे नहीं हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे जिनको अब नेवी सिर्फ
नहीं भी सारा नहीं कर सकते जाहिर है, ना, फिर because उनको स्पॉन्सर एक- के लिए प्रॉब्लम होती होगी एक कि वो limit- मिले और उनके लिए टिकट ले और फिर वो Exactly. ट्रैवल करें, भले वो में उनके पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है मौके इस तरह से मिस हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि आपके पास टिकट अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हुज़ैफ़ा, अब वो बच्चे जो आपकी एज के हैं और पूरा पूरा टाइम वो जनाब सिस्टम्स पे बैठ के गेम खेलते हैं, पबजी से लेके पता नहीं नीड फॉर स्पीड तक कौन कौन सी गेम्स वो खेलते हैं, उनको आप कैसे बताएंगे कि भाई ये काम छोड़ो, ये काम करो, इसमें फ़ायदा है हेल्थी भी, हेल्थ वाइज भी, और वैसे भी ज़ाहिर आप फेमस होते हो, लोग आपको जानते हैं, और जब इतनी मोहब्बत मिलती है अच्छा खेलने पर, क्या बताएंगे? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी बच्चा, मतलब भले वो स्क्वाश ना हो, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स हो जो आप खेलो, आप मोबाइल से बचो। हमारे तो कोच इतने सख्ते हो तो हमारा फ़ोन ले लेते हैं, तो हमें नहीं मिलता फ़ोन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। सो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम फुल डिसिप्लिन में होते हैं हर ट्रेनिंग में। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि कोई ज़रूरी नहीं स्क्वाश, आपको जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो आप वो खेलें, और वो हेल्थ वाइज फिजिकली भी अच्छा होता है। ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट क्या प्लान है? अभी नेक्स्ट मेरा प्लान है एशियन जूनियर का, जो इस्लामाबाद ऑर्गेनाइज करेगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन जून में है, अब उसके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मैंने, और वो बहुत बड़ा टाइटल है। अब इंशाल्लाह दुआ करेगा, इंशाल्लाह वो वाला टाइटल मैं लूँ। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। फाइनली मैं चाहूँगी नवीद साहब, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, क्या चीज़ है जो कि आपको लगता है कि इन्हें ठीक करनी चाहिए और नहीं कर रहे हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से उन्हें मैसेज देंगे कि भाई ये काम भी कर लें? फेडरेशन अभी जो हमारे सेक्रेटरी आमिर नवाज साहब है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में बेहतरी आएगी, बिकॉज मैं फील कर रहा हूँ कि अभी सेक्रेटरी चेंज हुए हैं और अभी थोड़ा सा बेहतरी की तरफ अल्लाह का शुक्र चाह रहे हैं। चले जी, अच्छी बात है कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन भी ट्रैक पर है हर चीज़ों को बेहतर करने की, क्योंकि नीयत है तो आगे इंशाल्लाह बेहतर भी होंगी। और बतौर कोच नवीद साहब का भी यही कहना है कि हेल्दी एक्टिविटी है, गैजेट्स को छोड़ें जनाब, खेलें और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, अपनी सेहत को भी अच्छा रखें। हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे कुछ बात करूंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये हेमोफीलिया खून की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी, आपको भी शायद पहली दफ़ा पता चलेगा। इस बीमारी में इंसान का खून बहुत पतला हो जाता है, और इस मरज़ में जो मुब्तला शख्स होता है उसको ज़रा सी खराश भी अगर लगती है तो खून बहना शुरू हो जाता है, जो कि आसानी से रुकता नहीं है। इस बीमारी में खून में जमने वाले प्रोटीन की कमी होती है और खून बहने का ख़तरा बढ़ जाता है। हेमोफीलिया और खून की बीमारी में मुब्तला 75% अफराद को ये मालूम ही नहीं होता कि वो किसी मरज़ में मुब्तला है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद बच्चे हेमोफीलिया का शिकार हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क भर में सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से मुतासरा बच्चों की दुरुस्त तादाद का तयन या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी पर बात करते हैं। सो डॉक्टर साकिब अंसारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर जो अमराज खून है, डॉक्टर साकिब अंसारी पीडियाट्रिक हेमोफिलिस भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं, क्या बाय बर्थ होती है, क्या वजूहात होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस बीमारी के बारे में सुना है, वरना मुझे यही पता कुछ लोगों का खून पतला होता है, कुछ का गाढ़ा होता है, ठीक है जल्दी नहीं रुकता, आइसिंग करो ब्लड रुक जाता है, लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि बाकायदा एक बीमारी है। ये बीमारी किन वजूहात की बिना पर होती है? जी बिस्मिल्लाह, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये इनहेरिटेड बच्चों में एज अ जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी मारूसी तौर पे बच्चों में हासिल होती है। और जिगर में खून जमाने के जो ज़र्रात हैं या प्रोटीन्स हैं जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक, उनकी किसी की भी कमी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी को कहा जाता है। और मोस्टली हीमोफीलिया ए और बी ये लड़कों में होती है। बच्चा जब 6 महीने की उम्र का होता है तो जब घुटने घुटने चलता है तो उसके जोड़ों में खून जमा होने लग जाता है, या पैदाइश के टाइम पे नाक से ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है, या कोई भी सुई लगे, इंजेक्शन लगे, या जो पैदाइशी टीके लगे तो उस जगह पे खून जम जाता है। ये वो अलामात हैं जिन पे
माँ बाप को फिक्र करनी चाहिए और फैमिली अटेंडेंट्स को फिक्रमंद होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे का खून निस्बतन लेकिन डॉक्टर साहब बड़े पतला अफसोस है। की बात है कि मैंने नहीं कभी सुना कि डॉक्टर्स ने बकायदा पेरेंट्स को इस हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट की हो या बताया हो। हम तो सरफ नज़र कर देते हैं कि अच्छा जी होता होगा, या अगर हुआ भी तो बस नज़रअंदाज कर दिया कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं कभी देखा कोई सेमिनार्स, कोई कैंपेन्स जिसमें इस बीमारी के बारे में या फिर पेरेंट्स को आगाह किया जाए कि भाई ये भी एक मसला होता है, इस पर नज़र रखें। देखिए, वी आर लिविंग इन ओशंस ऑफ डिजीजेस एंड प्रॉब्लम। हम एक तूफान है हमारे चारों तरफ, डायरिया नमूनिया से निकले तो इन चीज़ों पे बात करें ना। ये रॉयल फैमिली की बीमारी है, इंग्लैंड में रॉयल फैमिली में है और उनके पास इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। फिर मैं वही बात करूंगा, हमारे पास एक कराची के NICH अस्पताल में 10,000 मरीज एक हफ्ते में आते हैं और इस बीमारी के पूरे मुल्क में 10,000 मरीज हैं। चुनाचा दीगर मसाइल यानी नमूनिया और डायरिया और TB और मलेरिया और डेंगू लाखों की तादाद में रोज़ाना प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर जिना अस्पताल में रोज़ाना 1 या 2 बच्चे इस तो वो नज़र नहीं आते, मगर हर बच्चे की अपनी अहमियत है। और क्रॉनिक डिजीज़ जो पूरी ज़िंदगी चलती हैं उनके मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ इस बात का बताना भी ज़रूरी है कि वो माएँ के जो कैरियर होती हैं इस बीमारी की, उनको भी जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है उस वक्त ब्लीडिंग ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। और फिर उसके अलावा फैक्टर 8 और 9 के अलावा जो दीगर फैक्टर्स हैं वो फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर 13 तक या प्लेटेड फंक्शन डिसऑर्डर्स ये लड़कियों में भी हो सकती है। और इसी तरह उनकी माहवारी के वक्त अच्छा, ये ट्रीटेबल है? एक्सेस नहीं, इसकी क्योर नहीं है कोई, इसके इंजेक्शंस आते हैं। और आपके तवज्जुह से बात बताना चाहूँगा कि इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं, कोई 30-35 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है, तो एक आम आदमी के एक्सेस में नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को महीने में कम से कम 4 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 1.25 लाख रुपए महीने का इलाज एक आम सादा आदमी के या अमीर आदमी के भी बस में नहीं है। चुनांचे पाकिस्तान में वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जुगाड़ लगाई जाती है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, यानी लाल डॉक्टर साहब से आई थिंक सो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। और बड़ी ये अजीब सी बात है कि इस तरह की बीमारी का होना और इतना एक्सपेंसिव उसका इलाज है, लेकिन हुकूमती सतह पर ना कभी उस तरह से इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की गई है और ना ही ऐसे मरीज़ों की ज़ाहिर है दादरसी के लिए या फिर उनकी इमदाद के लिए मैंने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें इस तरह के इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हों पेशेंट्स को। जी डॉक्टर साकिब, आप मेरे साथ हैं? जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साकिब, आपने बताया था कि इंजेक्शंस लगते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। जनाब। अच्छा, लेकिन वो इंजेक्शंस मैंने नहीं कभी सुना कि फ्री ऑफ कॉस्ट कभी किसी इदारे से या हुकूमती लेवल पर कोई प्रोग्राम हो जिस पे पेशेंट्स को मिले। तो ये इलाज फिर किस तरह चल रहा है? यहाँ पर करवा ही नहीं रहे ऐसे मरीज इलाज अपना? हमने अर्ज़ की ना कि जैसे हम देसी अपनी मजबूरी इजाद की माँ है, तो हम जो है या ज़रूरत इजाद की माँ है, तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, पीला खून लगा के इन बच्चों का इलाज करते हैं। एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान हेमोफीलिया सोसाइटी, कुछ अफराद हैं, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, फिर इदारे हैं जैसे जितने भी थैलेसीमिया के इदारे, मतलब NGOs होंगी जो करती होंगी, लेकिन वैसे हुकूमती सतह पर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जी, बल्कि ये तो हम चाहेंगे कि हार्डली 2-2.5 हज़ार मरीज एक सूबे में है और हुकूमत अगर 4 फैक्टर्स की जिम्मेदारी चारों हुकूमतें ले लें तो इन बच्चों का मसला, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मगर उन माँ बाप के हाल से पूछिए कि जिनके बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो उनके हाथ सूज जाते हैं, या छोटी सी चोट, साइकिल लगी और बच्चा अल्लाह न करे जिना अस्पताल की इमरजेंसी में गया और हमारा साथ छोड़ गया। और ये वो बच्चे हैं कि जिनको हमने 20 साल तक जिनकी खिदमत की, जिनको हमने सर्व किया, और एक साइकिल की चोट से वो हमारा साथ छोड़ गए। तो ये बड़ा अहम मसला है कि इनकी इंजेक्शंस अगर प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे डायबिटीज़ पैदाइशी तौर पे होती है और आप इंसुलिन लगाते रहें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरह फैक्टर्स लगाते रहें तो मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फॉर लाइफ टाइम आपको इंजेक्शंस लगवाने होते हैं, तो फिर जाहिर है कि आप सही एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इंजेक्शंस क्या काम करते हैं? और अब ये तो आपने खैर बता ही दी कि इंजेक्शंस हैं बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन ये किस तरह काम करते हैं इंजेक्शंस? देखिए, जो फैक्टर आपका बन नहीं रहा, जैसे फैक्टर 8 नहीं बन रहा, तो फैक्टर 8 के इंजेक्शंस आते हैं और एग्जैक्टली वो कोएगुलेशन को, खून जमाने के निज़ाम को उस तरह से बेहतर कर देते हैं, उस तरह से दुरुस्त कर देते हैं कि जिस चीज़ की कमी होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ब्लड कोएगुलेट करने के लिए, खून को जमाने के लिए, उसको ये फैक्टर्स जाके रिप्लेस कर देते हैं, उसकी कमी को पूरा कर देते हैं और खून जमाने का निज़ाम इंतहाई मुनासिब और दुरुस्त हो जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, वो माएँ जो कि कैरियर होती हैं और वो ज़ाहिर अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको खुद भी मालूम होता होगा कि हमें ये बीमारी है, और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि उनको ये बीमारी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या ट्रीटमेंट है? नहीं, अगेन फैक्टर लगाने के अलावा कुछ नहीं। एक बीमारी है वॉन विल्ब्रेंड डिजीज, जो हीमोफिलिया ए बी की तरह खवातीन में होती है ज़्यादा। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज वो खवातीन और मर्दों दोनों में हो सकती है। उनमें प्रेगनेंसी के दरमियान टाइप 2N और 3 में हम बहुत परेशान होते हैं कि हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जिस वक्त डिलीवरी होती है उस वक्त एक आम माँ को भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खौफ होता है। और आज भी पाकिस्तान में बहुत सी माएँ खून ज़ाया हो जाने की वजह से हमारा साथ छोड़ जाती हैं, बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में होती है। चुनाचा बात घूम के फिर वहीं आती है फैक्टर्स, और ना सिर्फ फैक्टर्स बल्कि इन बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट चाहिए होती है, इनको डेंटिस्ट की सपोर्ट चाहिए होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की सपोर्ट, पीडियाट्रिशियंस की सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, तो पूरी हर तरह की इनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट चाहिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मदर कैरियर है और उसको हीमोफिलिया है, फादर नॉर्मल है, तो भी बच्चे को हीमोफिलिया हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता? जी बिल्कुल जी, देखिए मैं फिर अर्ज करूँगा, हीमोफिलिया ए और बी हो सकता है, हीमोफिलिया ए और बी इसी तरह होता है, जबकि जो दीगर फैक्टर्स हैं फैक्टर 1 से लेके 13 तक, उसमें माँ और बाप दोनों को होना ज़रूरी है। तो अगर इन टोटल देखा जाए तो फैक्टर 8, 9 के अलावा कोई 11 बाप को नहीं और माँ को हो तो बच्चे को नहीं होगी। अच्छा मैं लास्टली आपसे बस ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, मुझे ये बताएगा अच्छा थैलेसीमिया के हवाले से कहा जाता है, सही, थैलेसीमिया के हवाले से कहा जाता है कि अगर आप शादी से पहले टेस्ट करवा लें तो ज़ाहिर है फिर आगे आपको पता चल जाता है कि बच्चों का ख्याल आपने किस तरह से रखना है। अब वो गरीब खातून या मर्द जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकता और इस बीमारी का शिकार है, तो फिर उसको शादी करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है? हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कम से कम आप स्क्रीन करके ये देख सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, माँ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, सही फैक्टर्स सही वक्त पे उनको लग गए, उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और हमारे मुल्क में जितना ज़्यादा ख़र्चा बच्चे पे बाद में हो जाता है उसके इलाज कराने में, तो खुदारा ये छोटे छोटे थैलेसीमिया का टेस्ट या हीमोफिलिया का टेस्ट, इन चीज़ों पे पैसे ना बचाएं। जितना आप जाके बाज़ारों में कपड़ों में और खाने में खर्च कर देते हैं, उसके मुकाबले में बहुत ही मामूली कीमत है। खुदा के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट भी कराएं और हो सके तो हीमोफिलिया की स्क्रीनिंग भी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से और बिल्कुल ये टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि ज़ाहिर है आपको बाद में जब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा जो कि आप मे भी अफोर्ड ना कर सकते हो, पहले एहतियात कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करे, ताकि लोगों को मालूम हो कि उनके लिए कितने ज़रूरी हैं ये टेस्ट, भले थैलेसीमिया हो भले हेमोफिलिया हो, और ये सारी उम्र साथ रहती है, इंजेक्शन फिर लगवाने पड़ते हैं, तो ये आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट करवाने शादी से पहले बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही नाज़रीन मैं चाहूँगी, प्रोग्राम होप्स आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिला होगा। कल एक नए शो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।